स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1, आखिरी सेशन इस हफ्ते का और 18,500 के आसपास कुछ स्टेबल रहने की कोशिश निफ्टी कर रहा है। डे लो से करीब 32 अंकों की रिकवरी जरूर देखने को मिल रही है और निफ्टी बैंक की चाल आप देखेंगे तो कल के कोलैप्स के बाद आज एक पुल बैक ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। निफ्टी बैंक वैसे तो है 0.23% या 98 से 100.2 पर, लेकिन डे लो से करीब 77 से 78 अंकों की रिकवरी। आज मिड कैप्स पूरे कंट्रोल में है। मिड कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर रखेंगे 172 पॉइंट की तेजी में और यहाँ पर देखिए 34,000 के ऊपर हम निकलते हुए दिखाई दिए थे, इसीलिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है वो बेहद पॉजिटिव है। ये आपके लिए स्मॉल कैप इंडेक्स भी जहाँ पर खरीदारी के सौदे बनते हुए दिखाई दिए हैं। नियरली डे हाई के आसपास ये दोनों इंडाइसेस ट्रेड करते हुए बढ़ने वाले शेयरों की संख्या कहीं ज्यादा है गिरने वालों की तुलना में। आज रियल एस्टेट स्टॉक्स में जोरदार तेजी बनती दिखाई दी। अनडाउटेडली वो इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा जहां पर लगभग 1% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया है। इसके अलावा अगर आप देखें मेटल कंपनियां हैं, आपके पीएसयू बैंक्स हैं जिनमें तेजी की पोजीशंस देखने को मिल रही है। एक बार निफ्टी आईटी का हाल देख लेते हैं, वहां पर सिचुएशन कैसी है। तो निफ्टी आईटी की तरफ से कल कॉन्ट्रीब्यूशन जो था आज इतना ज़्यादा नहीं है, ये थोड़ा सा साइडवेज 62 पॉइंट के नुकसान पर ट्रेड करता हुआ। ये है अब तक की मार्केट की स्थिति। अब हमारे जानकार जो इस हफ्ते हमारा साथ दे रहे हैं उनके रिटर्न्स कल दोपहर 3:30 बजे तक कैसे रहे और यहाँ से आगे क्या रणनीति होनी चाहिए उसकी बात करेंगे। तो ये देखिए माहौल, अरुण कुमार मंत्री 8.5% के रिटर्न्स पर हैं, 7.7% के रिटर्न्स पर रूपक डे और अमोल है करीब 1% के रिटर्न्स पर। तो ये है आपके लिए ताज़ा तस्वीर। अब यहाँ से आगे इस ट्रेड को कैसे बढ़ाया जाए इसकी करते हैं बात, और पहले तो इस इंडेक्स को कैसे पढ़ना है वो भी कर लेते हैं, उस पर भी कर लेते हैं चर्चा। आपकी क्या सलाह होगी अमोल, कंसिडरिंग कल एक कोलैप्स देखने को मिला था निफ्टी बैंक में, स्पेशली आज एक पुल बैक ट्रेड है, तो क्लियरली वो दायरे बंद ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन डिप्स पर क्या इंडेक्स में कोई पोजीशन आप लोग ले रहे हैं या फिर क्लियरली स्टॉक स्पेसिफिक्स का ही मार्केट फिर हो गया है? अर्चना जी नमस्ते। आई थिंक अगर हम पहले बैंक निफ्टी की बात करें तो यस, बैंक निफ्टी में जैसे आप बोले कि एक रेंज बाउंड एक्टिविटी चल रहा है और कंसिस्टेंटली बैंक निफ्टी इंडेक्स ट्राई कर रहा है अराउंड 43,850 को सस्टेन करने के लिए, बट फेल्यूर्स आ रहे हैं, थोड़ा स्लो मोमेंटम है। सो हम तो अभी कॉन्ट्राबेट्स नहीं ले रहे, हम लोग वेट कर रहे हैं। निफ्टी में भी सिमिलर फॉर्मेशन है, तो ये रेंज से जब बाहर निकल जाएगा, ऊपर में निफ्टी में 18,600 और निफ्टी लोअर साइड में 18,500, तभी कुछ बड़ा एक्टिविटी बन सकता है। सो अभी फोकस हमारा मिड कैप और सिलेक्टिव स्मॉल कैप जिसमें एक्टिविटी है उधर ही ज्यादा है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन। ओके, तो स्टॉक स्पेसिफिक्स पर ही फोकस। अरुण, कोई खास सेक्टर जिस पर नजरें होनी चाहिए आज? गुड मॉर्निंग श्रद्धा जी। देखिए अगेन सेक्टर वही रहेंगे जो कल भी डिस्कस किए थे। रियलिटी सेक्टर काफी अच्छा लग रहा है, इवन कैपिटल गुड्स सेक्टर में भी आज मोमेंटम काफी अच्छा नजर आ रहा है। तीसरा सेक्टर जो होगा वो बैंकिंग स्टॉक्स भी मुझे लग रहे हैं अपने सपोर्ट के आसपास है, तो हो सकता है बैंक निफ्टी में आपको सेकेंड हाफ में या मंडे के सेशन में वापस रिकवरी देखने को मिले। तो रियलिटी, कैपिटल गुड्स और बैंक्स, ये तीन मुझे सेक्टर अच्छे लग रहे हैं। जहां तक निफ्टी की बात है, निफ्टी अगेन 18,450 480 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन ऑलरेडी बन चुका है, तो एक स्टॉप लॉस क्लियरली डिफाइंड है। 18,450 के नीचे किसी भी लॉन्ग का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ऊपर में मुझे लग रहा है मार्केट धीरे धीरे कंसोलिडेट करते हुए 18,600 के पार आज या मंडे तक निकल सकते। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए अरुण की रणनीति। लेट्स सी व्हाट द मार्केट प्लेज आउट। रूपक, कुछ खास इंटरेस्टिंग आपने आइडेंटिफाई किया है क्या आज के लिए? देखिए इंडेक्स जो है निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 18,500 और 18,600 के बीच में रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन कंसंट्रेशन देखने को मिल रहा है। तो जो सेक्टर हमने चूज करने वाले हैं वो है आईटी और मेनली एआई रिलेटेड स्टॉक्स के। कुछ दिनों से यूएस में जो एआई रिलेटेड स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, इंडिया में भी मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत इफेक्ट देखने को मिलेगा इंडियन एआई स्टॉक्स में। तो मेरा ध्यान रहेगा मिड कैप ओरिएंटेड स्टॉक्स में, क्योंकि मिड कैप आज भी स्ट्रॉन्ग खड़ा है और इंडेक्स स्पेसिफिक ट्रेड के लिए 18,500 का डिसाइसिव स्टॉप लॉस के साथ एक लॉन्ग जाना चाहूंगा 600 तक के लिए।
ओके 18,600 के आसपास तक के लेवल्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी निफ्टी बैंक में इस समय आप निफ्टी में आप रादर पकड़ रहे हैं, यानी कि फिर मोमेंटम लौटेगा धीरे धीरे करके सही, लेकिन मोमेंटम लौटता हुआ दिखाई देगा। चलिए तो ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। रूपक, आपका पहला ट्रेड इस समय का क्या है? मेरा पहला ट्रेड रहेगा AVKI रिलेटेड स्टॉक है, स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, प्रीवियस एक रेजिस्टेंस था 394 के आसपास, उसके ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से स्टॉक 465 तक जा सकता है आज के दिन में, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 389 में। कर रही हूँ, आई एम इंटरप्टिंग यू, क्योंकि आपके लेवल्स तो समझ आ गए हमको, लेकिन स्टॉक का नाम नहीं सुनाई दिया। क्या स्टॉक ऐड कर रहे हैं आप? स्टॉक का नाम है जेंसर टेक। जेंसर, ये तो आपने बोला ही नहीं आप तो सोनाटा सॉफ्टवेयर आप कैरी कर रहे हैं और जेंसर अब ट्रेड करेंगे। अच्छा ये बताइए फिर लेवल्स एक बार फिर दोहराइएगा। हाँ, टारगेट रहेगा 465 और स्टॉप लॉस रहेगा 389। ओके तो ये फिलहाल 465 के लिए एक तेजी वाला ट्रेड, 389 पर आपने स्टॉप लॉस लगाना है। जेंसार की बात हो रही है तो मिड कैप आईटी पर क्लियरली फोकस तेजी का इस समय बनता हुआ। फेयर इनफ। अब अगला पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और ये है अमोल का। अमोल ने NBCC लिया था, कल ही एग्जिट कर लिया, और यूनियन बैंक लिया था, वहां पर भी एग्जिट कर लिया। अमोल नया ट्रेड क्या जोड़ रहे हो आप? हर्षदा जी, मुझे एक नायका अच्छा लग रहा है एट करंट लेवल्स। 129 पे था, मैंने देखा था, बट अभी जोर से चल रहा है, 130 131 के आसपास है। टारगेट उसका लग रहा है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 140 के आसपास, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 126। एक काफी कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक निकल रहा है बाहर, और वहीं पे हम 50 डे और 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज है, तो एक ये प्रॉमिसिंग रिवर्सल फॉर्मेशन लग रहा है और एक बुलिश कैंडल है, तो आई थिंक अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन रहना चाहिए। ओके तो ये फिलहाल नायका में एक ट्रेड 140 का, स्टॉप लॉस 126 का लगाकर चले। नायका, जोमेटो, ये न्यू एज कंपनियों में फिर आज कुछ रुझान तेजी का बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसी को दरअसल अमोल भी मैप कर रहे हैं। अब आते हैं अरुण के पोर्टफोलियो पर और यहाँ के ट्रेड्स कैसे दिख रहे हैं। अरुण ने शोभा दिया था जहाँ पर आज प्रॉफिट बुक किया 589 पर। EIH में भी आज प्रॉफिट बुक किया 218.50 के आसपास। अरुण नया ट्रेड? अगेन हर्षदा जी, ये जो स्टॉक रहेगा प्योरली रियल्टी सेक्टर या रियल्टी का एक एंसिलरी स्टॉक मान के चल सकते हैं। हुडको में बाइंग करने की सलाह है। 61 के आसपास चल रहा है, 59 का स्टॉप लॉस लगाए। 69 ऊपर में मुझे लग रहा है स्टॉक जा सकता है, तो हुडको में 61 के आसपास खरीदारी की राय। ओके तो हुडको में एक तेजी वाला ट्रेड। दूसरा ट्रेड भी आइडेंटिफाइड है क्या अरुण? देखिए दूसरा स्टॉक भी मैंने भी नायका ही शॉर्टलिस्ट किया था, पर चूंकि अमोल ने ऑलरेडी दे चुके हैं, तो दूसरा स्टॉक जरूर मैं ड्यूरिंग द डे इनिशिएट करूं। ओके तो थोड़ी देर में नायका ही आपने चुना था। रूपक, आपने जेंसार के साथ शुरुआत की, अगला ट्रेड है? अगला ट्रेड मेरा रहेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, तो ऊपर के लेवल मुझे लगता है कि 340 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में। ये एक दिन का कॉल नहीं रहेगा, एक दो दिन का कॉल रहेगा। नियर टर्म में, नियर टू शॉर्ट टर्म में 330 340 तक जा सकता है। ऑन द लोअर एंड एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 288 का। ओके तो M&M फाइनेंशियल सर्विसेज में एक तेजी वाला ट्रेड, 340 का टारगेट आप लगाकर चले, 288 का स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। ये फिलहाल वो NBFC पर एक व्यू आ रहा है। अमोल, नायका के साथ दूसरा ट्रेड है या फिर दोपहर में कुछ जोड़ने का प्लान? नहीं, थोड़ा वेट करूंगा, दोपहर में कुछ दूसरे स्टॉक्स या सेक्टर स्पेसिफिक मोमेंटम आता है तो वहां पे फोकस करने का प्लान है। ओके तो दोनों अरुण और अमोल टाइम लेंगे और फिर नया ट्रेड जोड़ेंगे। फिलहाल एक एक ट्रेड से ही इस समय हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी HOEC, और चौथी तिमाही के नतीजे अगर आप देखें, मुनाफे में 3 गुना की बढ़त देखने को मिली और EBITDA में 70% का इजाफा। मार्जिन बट ऑफ कोर्स बड़े हैं, 47% के मार्जिन 77.5% पर आए, और रेवेन्यू में भी करीब करीब 3% तक की ग्रोथ देखने को मिली। अब क्या ड्राइव कर रहा है इन नंबर्स को और यहाँ से आगे किस तरह की सिचुएशन रहेगी, उसकी बात कर लेते हैं। हमारे साथ HOEC के MD P. Elango जुड़ रहे हैं। मिस्टर एलांगो, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर।
पहले तो मैं आपसे एक व्यू कच्चे तेल पर लेना चाहूंगी। ये जो लेटेस्ट करेक्शन फिर देखने को मिला था एंड दिस सब $75 मूव, क्या ये लास्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है? बिकॉज यू आर अ वेटरन ऑफ द इंडस्ट्री, यू ऑब्वियसली ट्रैक की किस तरह के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, क्या हो रहा है? हाउ डू यू रीड दिस करंट करेक्शन? I think the most likely the crude oil will settle in the range of around $80 is what we are expecting in the industry. I think on the one hand, there's news about Chinese economy. The other hand is the overall global economics indicators. So I think around $80 works well for both the producers and the buyers. So that's what we're expecting. Okay. Now coming to how you have performed, how your company has performed, sir. Q4 बहुत ही मजबूत क्वार्टर रहा and we see it in margins, the profitability, the revenue growth, etc. आपके 80% volumes of course गैस बिजनेस से आते हैं, फिर बाकी ऑयल बिजनेस से। ये जो क्यू ऑन क्यू इम्प्रूवमेंट है, अगर आप हमें बता सके ये रियलाइजेशन गैस सेगमेंट में कितना बेहतर हुआ है और ऑयल सेगमेंट में कितना बेहतर हुआ है Q4 के लिए? Q4 के लिए roughly about 55% of our revenue came from BAT fee, which delivered from both the wells for the full quarter. So that's a kind of indication that with BAT coming on board, our gas oil ratio will shift slightly more towards oil. From 80-20, it would go to about 70-30. Gas will continue to be our main source of revenue, but our exposure to oil is increasing because of the production from BAT has commenced, and that is contributing to the oil story as well. But very importantly, BAT is the first discovered small field in offshore which has been brought on production under the new policy of the government. So the Q4 is a kind of an indication that going forward we'll be delivering that sort of numbers quarter after quarter. Obviously, the overall revenue is subject to always the movement of both oil and gas prices. Interestingly, the gas prices also is showing an increasing trend, particularly after the government announced the e-auction policy. For example, last year we realized close to $15 per MMBTU from BAT gas, and at Assam, revenue was the current realized price is about $8 to $9 per MMBTU. So overall, the gas price is also showing upward trend within India. Obviously, the global economy will determine the oil prices. सर, दिस कैप ऑन गैस प्राइसेस, उसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस पर भी आता है क्या? जो एपीएम गैस प्राइसेस में कैप लगा है $6.5 प्रति MMBTU का? Thankfully, that is only applicable to Oil India and ONGC. We are all exempted from that cap. Okay, so that's good to hear. Now, going forward, the realization that you mentioned and the way the business is growing, ये कितना follow through या कितना sustainable है FY24 के लिए, given the current volatility again? Yeah. So as I said, we look at the long-term oil prices to be in the range of about $80. But obviously, our cost of our business model is to really focus on low-cost, fast-track model. So our operating costs are significantly lower, and we can comfortably operate at any level of oil prices, which is above $40 price is good enough for us to operate and make some margin. Gas prices, as I said, across the country post the auction is most likely to be in the two-digit level, which is definitely around $10 to $12 per MMBTU. Looks like a more stable numbers to look for. Therefore, this year, Q4 is an indication. The forward quarters will be similar to it or slightly better than that as we focus on increasing the gas, the oil production slightly more. मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, what are your plans to increase capacity? Do you have scope for it to begin with?
And any particular investment that you'd be taking towards that capacity expansion, if at all? Yes. Starting with Dirok, which is a gas field in Assam, we have a capacity to, our current volume is about 30 million cubic feet per day, which has the capacity to increase it by almost 50%. So we can easily take the production from 30 million cubic feet to 50 million cubic feet per day. This is curtailed only because lower offtake in Northeast region, which we believe will substantially improve once the North gas grid is laid by GAIL and other related entity. So the Northeast gas grid is being implemented on a fast track basis. We expect in about 12 to 18 months time that gas grid initial phase will be completed. That will allow us to take the gas to Guwahati. That should help us to increase the volume without much capex by about 50%. That is in Dirok. In PY1, which is a field in which we have a 100% stake, we have recently secured a PSC extension for the 10-year PSC extension, and we are doing the technical work to commence a drilling campaign most likely in the first quarter of next year. And that being 100% owned by HOEC, expect to add again volume to our gas volumes as such. Similarly, on onshore, we have a field called Karsang in Arunachal Pradesh, where we hold directly and indirectly 30%. And there also the government has recently approved the field development plan, and the PSC is under extension. Once we have the extension, we plan to drill along with the JV partners about 18 wells to take the current oil production of about 400 to 500 barrels to about 1,800 barrels. So we have plans to increase the capacity in all our field, including B80. So we are looking at a sustained growth on the production numbers. If you look at our past track record, about eight years back, our production, total operated production was 500 barrels. Today we have crossed 10,000 barrels of oil equivalent. So HOEC is one of the, I must say, only one company which has consistently demonstrated production growth. And we expect to repeat the track record over the coming 2 to 3 years too. मिस्टर लांगो, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालकर ये हाइलाइट्स शेयर करने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर FY24 सर। चलिए, वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। HOEC ऑफ कोर्स नतीजे बहुत ही शानदार रहे थे और उसके बाद स्टॉक में भी अच्छी तेजी बनती दिखाई दी थी। $80 का बेंचमार्क रफली उन्होंने एवरेज ये कह रहे हैं कच्चे तेल में एटलीस्ट कंपनी फैक्टर इन कर रही है। स्टॉक आज 2% ऊपर। लेंगे एक ब्रेक, फटाफट रिकैप लेकर आएंगे खिलाड़ी नंबर 1 का। जानकारों ने इनफैक्ट अपने ट्रेड्स जोड़ दिए हैं। अब कितना फ़ायदा इनके हाथ लग रहा है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। एक एक करके पहले आपको स्टॉक्स दिखा देते हैं। लेकर आइएगा पोर्टफोलियो। पहले अरुण कुमार मंत्री का हुड को उन्होंने पिक किया। 69 का टारगेट और 59 का स्टॉप लॉस एक जगह खाली रखी है। दोपहर में एक और ट्रेड आएगा। 0.08% के रिटर्न यहाँ बनते हुए। अगला पोर्टफोलियो अमोल का नायका जोड़ा 140 का टारगेट और स्टॉप लॉस 126 का रखा। यहाँ पर रिटर्न देखिए, इनके जोड़ने के बाद थोड़ा सा करेक्ट किया है। 0.72% का ड्रैग आ रहा है। एक जगह इनके पोर्टफोलियो में भी खाली है। रूपक ने इनफैक्ट आईटी पर पूरा फोकस रखा था। सोनाटा सॉफ्ट का ट्रेड कैरी किया। 1100 का टारगेट वहाँ। नया जोड़ा जेंसार 465 का टारगेट और 389 का स्टॉप लॉस। फिर M&M फाइनेंशियल पर तेजी की कॉल दी। 340 का टारगेट, 288 स्टॉप लॉस। अब रिटर्न्स देख लेते हैं। सोनाटा आधा % खींच रहा है नीचे, लेकिन 0.32% का योगदान जेंसार की तरफ से और 0.15% का योगदान M&M फाइनेंशियल की तरफ से। अब मुनाफे का मीटर किसके पक्ष में ज़्यादा बढ़ता हुआ? अरुण कुमार मंत्री ने अपनी चाल और मजबूत कर ली है। 15% के रिटर्न्स इनके। रूपक डे 8% के रिटर्न्स पर। अमोल अठवले 0.29% के रिटर्न्स पर हैं। ये है आपके लिए ताज़ा तस्वीर। चलिए, आज ऑफ कोर्स दोपहर में 1 बजे के आसपास मिड कैप मंत्र में अपडेट लेंगे। कोई भी बदलाव होगा, नए ट्रेड्स जो आएंगे उसका जायजा लिया जाएगा और सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी शेयर होगा। और इस हफ्ते के खिलाड़ी नंबर 1 से बातचीत होगी 3:15 बजे 3:20 के आसपास क्लोजिंग शो के दौरान। ऑल द बेस्ट और शुक्रिया आपके समय के लिए इस हफ्ते। चलिए, लेंगे एक ब्रेक।